नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं इंडियन फिलॉसफी एंड एथिक्स। पिछले एपिसोड में हमने जाना था वैदिक काल, विचारों का जन्म, ज्ञान की जिम्मेदारी और प्रश्न पूछने का साहस। लेकिन आज कहानी आगे बढ़ती है। अब विचार केवल आश्रमों में ही है, वे समाज बन चुके हैं और समाज राज्य, जन से जनपद तक एक परिवर्तन की कहानी। सबसे पहले एक मूल प्रश्न, जनपद क्या था? जन यानी लोग, पद यानी भूमि। लेकिन यह सिर्फ शब्दों का मेल नहीं था, यह था पहचान का जन्म। जब कोई समूह किसी भूमि पर बसता है, वहां खेती करता है, वहां अपने देवताओं की पूजा करता है, वहां अपने बच्चों को बड़ा करता है, तो वह भूमि सिर्फ मिट्टी नहीं रहती, वह बन जाती है अपना स्थान। यही था जनपद, घुमंतु जीवन से स्थायी बसावट तक। प्रारंभिक वैदिक काल में समाज अधिकतर गतिशील था। जनजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। लेकिन समय बदला। गंगा के मैदानों की उपजाऊ धरती ने मनुष्य को रुकने के लिए आमंत्रित किया। लोहे के औजार आए, घने जंगल कटे, नई भूमि खेती योग्य बनी। अब जीवन अस्थायी नहीं रहा। गांव बने, फिर कस्बे बने और धीरे धीरे जनपद मजबूत होते गए। खेती बढ़ी, अन्न भंडार भरे, व्यापार शुरू हुआ और जहां समृद्धि आती है वहां संगठन की आवश्यकता भी बढ़ती है। महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। उत्तर भारत का नक्शा बदल चुका था। छोटे जनपद अब विशाल राजनीतिक इकाइयों में बदल गए थे। उभरे महाजनपद। कुल 16 प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उनमें से प्रमुख थे मगध, कोशल, वज्जी, अवंती, कुरु। ये केवल भूभाग नहीं थे, ये शक्ति के केंद्र थे। यहाँ प्रशासन था, कर वसूली थी, सेना थी, रणनीति थी। राजनीति अब संगठित हो चुकी थी। क्या प्राचीन भारत में गणराज्य थे? अब एक रोमांचक प्रश्न, क्या उस समय केवल राजा ही शासन करते थे? उत्तर है नहीं। कुछ महाजनपद राजतंत्र थे, जहां सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित थी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां निर्णय सभा में लिए जाते थे, जैसे वज्जी संघ। यह एक संघ था, कई गणों का संघ। यहाँ प्रतिनिधि मिलकर निर्णय लेते थे, सभा होती थी, बहस होती थी, मत दिया जाता था। यह आधुनिक लोकतंत्र नहीं था, लेकिन यह सिद्ध करता है कि भारत में सामूहिक शासन की परंपरा बहुत प्राचीन है। अब सवाल उठता है, सत्ता कैसे मजबूत हुई? इतिहास में परिवर्तन अचानक नहीं आते, वे परिस्थितियों से जन्म लेते हैं। 3 शक्तियों ने महाजनपदों को बदल दिया। एक कृषि और लोहे के औजारों ने खेती को नई गति दी। जंगल साफ हुए, हल गहरे चलने लगे, उत्पादन बढ़ा। अन्न की अधिकता का अर्थ था अतिरिक्त संसाधन, और अतिरिक्त संसाधन का अर्थ था स्थायी सेना, स्थायी प्रशासन, स्थायी सत्ता। जहां अन्न है वहां स्थिरता है। 2 व्यापार और नगर। गंगा घाटी व्यापार का केंद्र बनी। नदियां केवल जलधारा नहीं थी, वे व्यापार मार्ग थी। सिक्कों का चलन शुरू हुआ, बाजार बने, नगरों का उदय हुआ। नगरों ने नई सामाजिक संरचना पैदा की। व्यापारी वर्ग, शिल्पकार, धन का संचय, और धन राजनीति को प्रभावित करता है। 3 सैन्य संगठन। अब युद्ध केवल जनजातीय संघर्ष नहीं था, स्थायी सेनाएं बनी। हाथी युद्ध में उतरे, रथ रणनीति का हिस्सा बने, पैदल सैनिक संगठित पंक्तियों में लड़े। युद्ध अब शक्ति प्रदर्शन नहीं, संगठित विज्ञान बन चुका था। अब प्रश्न, इन 16 में सबसे शक्तिशाली कौन बना? उत्तर है मगध। क्यों? उपजाऊ भूमि, समृद्ध खनिज संसाधन, गंगा और सोन जैसी नदियों की पहुंच, दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी शासक। मगध ने केवल शक्ति अर्जित नहीं की, उसने उसे संगठित भी किया। यहीं से आगे चलकर जन्म लेगा एक ऐसा साम्राज्य जो भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को एक राजनीतिक सूत्र में बांधेगा। लेकिन वह कहानी आगे है। दार्शनिक क्रांति, सत्ता के समानांतर। अब ध्यान दीजिए, जब नगरों का शोर बढ़ रहा था, जब राजाओं की महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी, जब युद्ध और व्यापार समाज को बदल रहे थे, तभी कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे, क्या जीवन केवल सत्ता और धन है? क्या दुख से मुक्ति संभव है? क्या मनुष्य अपने भीतर शांति पा सकता है?
इसी दौर में जन्म लेते हैं गौतम बुद्ध, महावीर। ये केवल धार्मिक घटनाएं नहीं थी, यह सामाजिक प्रतिक्रिया भी थी। राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ एक आध्यात्मिक क्रांति भी चल रही थी। एक ओर राज्य संगठित हो रहे थे, दूसरी ओर मनुष्य स्वयं को समझने की कोशिश कर रहा था। यही महाजनपदों का युग था, जहां सत्ता और दर्शन एक साथ आकार ले रहे थे। सीख क्या है? इतिहास हमें बताता है, जब समाज जटिल होता है, विचार भी बदलते हैं। जब संसाधन बढ़ते हैं, संघर्ष भी बढ़ते हैं। जब सत्ता संगठित होती है, प्रश्न और जरूरी हो जाते हैं। महाजनपदों का युग हमें सिखाता है, संगठन शक्ति है, संसाधन रणनीति बनाते हैं और विचार दिशा देते हैं। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे उस दौर में जहां एक राजकुमार सिंहासन छोड़ देता है, कपिलवस्तु से बोधि वृक्ष तक की यात्रा, दुख से करुणा तक का मार्ग और मध्यम मार्ग की खोज। हम जानेंगे क्या बुद्ध का दर्शन सिर्फ आध्यात्मिक था या वह उस समय की सामाजिक उथल-पुथल का उत्तर भी था, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी क्रांति तलवार से नहीं, विचार से होती है। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे इंडियन फिलॉसफी एंड एथिक्स। सोचते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।